ये जंग पूरी दुनिया को विश्व युद्ध की आग में झोंकने की जंग है और ऐसा ही हो रहा है। इस युद्ध के दो किरदार हैं, एक तरफ अजरबैजान है तो दूसरी तरफ आर्मेनिया है। अजरबैजान के साथ पहले ही दिन से तुर्की की ताकत है। तुर्की के हथियारों से अजरबैजान काराबाग को कब्रिस्तान बना रहा है। तुर्की का पिछलग्गू पाकिस्तान भी जंग में अजरबैजान के साथ है। तीनों इस्लामी मुल्क हैं, इसीलिए तुर्की का तानाशाह अर्दोआन कई बार खुलकर आखिरी सांस तक अजरबैजानियों के साथ होने का दम भरता रहता है। Azerbaycan topraklarına saldırdı. आर्मीनिया ने एक बार फिर से अजरी इलाके पर हमला किया है, लेकिन इस बार उसे कुछ ऐसा सबक मिला जिसकी उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। हमारे भाई अजरबैजान ने अपनी जमीन की रक्षा के लिए एक बड़ा सैन्य अभियान चला रखा है। जहां तक तुर्की की बात है तो हम पूरे दिल और तमाम संसाधनों के साथ अपने मित्र और भाई अजरबैजान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। Yanındayız, yanında olacağız. अर्दोआन का अपना मसला है, इस्लामी मुल्कों का खलीफा बनना है, जिसके लिए हर दांव कबूल है। भले ही दुनिया मजहबी कट्टरता का लेबल लगाती रहे, फर्क नहीं पड़ता है। वहीं आर्मेनिया अनाथ की तरह है, ईसाई मुल्क है, लेकिन खुलकर कोई देश समर्थन देने अब तक सामने नहीं आया है। इतना जरूर है कि फ्रांस ने कई बार इशारों में तुर्की को चेतावनी दी। लीबिया से आईएस आतंकियों का अजरबैजान भेजने का जिक्र सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने ही किया था। 300 से ज्यादा सीरियाई उग्रवादी कुछ समय पहले अलेप्पो जोन से निकाले गए थे, जो बाकू अजरबैजान की राजधानी पहुंचे हैं। ये सभी आतंकी जिहादी गुटों से आते हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया। इतना ही नहीं, मैक्रोन ने एक के बाद एक बयान दिए जिसमें इस्लामी कट्टरता को निशाना बनाया। हमें इस्लामी अलगाववाद से लड़ने की जरूरत है। ये एक तय सैद्धांतिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत दूसरों के ऊपर खुद के कायदे कानून थोपने की कोशिश होती है। इसी की वजह से समाज में भेदभाव बढ़ने लगता है। मैक्रोन ने सेक्युलरिज्म पर एक भाषण दिया जिसमें इस्लामी कट्टरपंथ से लड़ने की बात कही थी। वैसे पहली बार भी नहीं कही थी। मैक्रोन कई दफा इस तरह के बयान दे चुके थे, लेकिन इस बार मसला सीरियस हो चुका था। जिस वक्त काराबाग में जंग हो रही थी, जिस वक्त आईएस आतंकियों को अजरबैजान भेजने को लेकर मैक्रोन तुर्की पर निशाना साध रहे थे, उस वक्त पेरिस में एक घटना ने पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। 16 अक्टूबर 2020, पेरिस, फ्रांस। ये तस्वीरें सैमुअल पैटी की हैं। 47 साल के थे, टीचर थे, इतिहास और भूगोल पढ़ाते थे इसलिए क्योंकि अब ये दुनिया में नहीं है। पेरिस का एक इलाका है जिसे कॉन्फ्लेंस सेंटे होनोरिन कहते हैं। 16 अक्टूबर सैमुअल इसी इलाके में अपने स्कूल में पढ़ा रहे थे। क्लास में बाकी बच्चे भी थे। तभी एक शख्स क्लास में पहुंचता है और कोई कुछ समझ पाता इससे पहले सैमुअल पैटी का सिर कलम कर हत्या कर देता है। हत्या के बाद पुलिस पहुंची, हत्यारे को गोली मारकर ढेर कर दिया गया। तफ्तीश हुई तो पता चला कि टीचर का सिर कलम करने वाला 18 साल का शख्स था, जिसका परिवार चेचनिया से शरणार्थी के तौर पर फ्रांस पहुंचा था। फ्रांस की पुलिस ने कई लोगों को भी पकड़ा। पूछताछ हुई तो पता चला कि सैमुअल पैटी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में पढ़ाते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब के कुछ कार्टून छात्रों को दिखा दिए थे। ये पूरा विवाद 2015 से ही फ्रांस में जारी है, जब चार्ली हेब्दो नाम की मैगजीन में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरिकेचर छापे गए थे, जिसके बाद पूरी इस्लामी दुनिया में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। 7 जनवरी 2015, पेरिस, फ्रांस। 7 जनवरी 2015 की तारीख थी जब फ्रांस की राजधानी पेरिस आतंकी हमलों से दहल उठी थी। हमला चार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हुआ था। 3 आतंकी थे। अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। हमले में चार्ली हेब्दो मैगजीन के एडिटर से लेकर लीडिंग कार्टूनिस्ट तक मारे गए। कुल 12 लोगों की मौत हुई थी। आपके जहन में सवाल होंगे कि 5 साल बाद ये विवाद क्यों उठा? अक्टूबर में फ्रांस में ऐसा क्या हुआ? 5 साल पुराने मामले का इससे क्या संबंध है?
सितंबर में पेरिस में हुए आतंकी हमले की सुनवाई होनी थी, इसीलिए फ्रांस की मैगजीन ने फिर से कार्टूनों को प्रकाशित कर दिया। इसी से आक्रोश फैलने लगा। मैगजीन के इस फैसले पर इस्लामी जगत ने बेहद गुस्सा और नाराजगी जताई थी। इसी दौरान पेरिस में टीचर की हत्या कर दी गई थी। पेरिस में टीचर की हत्या ऐसे वक्त पर हुई जब नागोर्नो काराबाख की जंग से पूरी दुनिया खौफजदा है। ये वक्त वो है जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो जंग चल रही है उसे इस्लाम बनाम ईसाईयत की जंग बताया जा रहा है। इमानुएल मैक्रोन लगातार तुर्की के अजरबैजान और आर्मेनिया के साथ इस जंग में शामिल होने को इस्लामिक कट्टरता के सांचे में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए 16 अक्टूबर के बाद मैक्रोन के तेवर और तीखे हो गए। पेरिस में टीचर की हत्या के बाद ऐसा ही आक्रोश है। सैमुअल पैटी के समर्थन में जगह जगह लोग सड़कों पर उतरे। कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। सरकार भी फुल एक्शन में है। बड़ी संख्या में संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। फ्रांस की जांच एजेंसियों ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की। चंद रोज पहले करीब 40 घरों पर छापे मारे गए। सभी छापों में एक बात कॉमन थी, छापेमारी सिर्फ मुसलमानों के घर पर हुई थी। एक मस्जिद को बंद कर दिया गया है, कई और मस्जिदों को बंद करने की तैयारी है। एक मुस्लिम संगठन को बैन कर दिया गया है। सरकार के एक्शन से फ्रांस के मुसलमानों में नाराजगी है। जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मस्जिदों और पूरे समुदाय को निशाना बनाया जाना गलत है। जब मैंने देखा कि वो मस्जिद को बंद कर रहे हैं तो मुझे बहुत दुख हुआ। ये हमारे समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैया है। लोग सरकार के फैसले से नाराज हैं। इसे एक तरफा कार्रवाई करार दिया जा रहा है क्योंकि 51 मुस्लिम संगठनों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। इनमें से कई बैन भी किए जा सकते हैं। सभी कट्टरपंथी संगठनों पर नजर रखी जा रही है। ऐसी खबरें अक्सर चीन से सुनने को मिलती हैं, जहां चीन के शिनजियांग प्रांत में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म ज्यादती की जाती है। आमतौर पर वेस्टर्न मुल्कों से इस तरह की खबरें सामने नहीं आती हैं, जहां किसी एक समुदाय या धर्म के खिलाफ इस तरह का एक्शन लिया जाए। फ्रांस भी एक सेक्युलर लिबरल देश है। फिर फ्रांस में क्या ऐसा हो रहा है कि वो भी चीन की राह पर चल पड़ा है, या फिर फ्रांस में वाकई इस्लामिक कट्टरवाद इतना बढ़ गया है कि मस्जिदों तक को बंद करने का एक्शन लेना पड़ रहा है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के एक बयान ने इस आग को और भड़का दिया है। Nous défendrons la liberté. हम उस आजादी की हमेशा हिफाजत करेंगे जिसे आपने हम सबों को इतनी अच्छी तरह से सिखाई थी। साथ में हम धर्मनिरपेक्षता को हमेशा सर्वोपरि रखेंगे। भले ही कोई पीछे हट जाए, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा के लिए हम कभी कैरिकेचर और ड्राइंग जैसी चीजें नहीं छोड़ेंगे। Au dessin. मैक्रोन की इस्लामी मुल्कों को सीधी चुनौती है। इसलिए सबसे पहले मुस्लिम जगत का नया खलीफा बनने का ख्वाब देख रहे तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन भला कैसे खामोश रहते। अर्दोआन ने तीखा वार करते हुए सीधे सीधे फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन को दिमागी जांच करवाने की सलाह तक दे डाली। What else can be said? मैक्रो को मानसिक इलाज की जरूरत है। एक ऐसे देश के बारे में और क्या कहा जा सकता है जो खुद लोगों की आस्था और अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान नहीं करता है। एक ऐसा देश जो अपने ही देश में रहने वाले दूसरे मजहब के लाखों लोगों के प्रति इस तरह का रवैया रखता है। Bir devlet başkanına मैक्रोन को दिमागी जांच करवाने की सलाह देना फ्रांस को नागवार गुजरा। लिहाजा फ्रांस ने तुर्की से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। नागोर्नो काराबाख का युद्ध और इस युद्ध में आईएसआईएस आतंकियों के शामिल होने की खबर सामने आने के बाद से फ्रांस और तुर्की में तलवारें खिंची हुई हैं। अर्दोआन और मैक्रोन के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। मैक्रोन ने अर्दोआन को आईना क्या दिखाया? तुर्की का पिछलग्गू पाकिस्तान भी अब मैदान में सामने आ गया है। मैक्रोन के खिलाफ इमरान खान ने भी मोर्चा खोल दिया है। इमरान खान ने एक के बाद एक 5 ट्वीट किए। अंग्रेजी में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन पर इस्लाम पर हमला करने का आरोप लगाया। लिखा कि जानकारी न होने के बावजूद मैक्रोन ने मुसलमानों पर हमला करते हुए इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया। इल्जाम बड़ा था, लिहाजा इमरान को जवाब देने में मैक्रोन ने भी ट्वीट करने में देर नहीं की, वो भी अंग्रेजी और उर्दू में लिखा।
हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे। हम शांति की भावना में सभी मतभेदों का सम्मान करते हैं। हम अभद्र भाषा को स्वीकार नहीं करते और तर्कसंगत बहस का बचाव करते हैं। हम हमेशा मानवीय गरिमा और सार्वभौमिक मूल्यों के लिए खड़े रहेंगे। वैसे इमरान से पहले पाकिस्तान का तेजाबी तकरीरों वाला मौलाना फजलुर रहमान क्वेटा के जलसे में फ्रांस को खुली चुनौती दे चुका था। फ्रांस और डेनमार्क ने बड़ा जुर्म किया है और हम उन्हें बताना चाहते हैं कि मुसलमान एक पुरअमन कौम है, अमन का अलमबरदार है, लेकिन आपके ये नापाक इक़दामात उन्हें रसूलुल्लाह की दिफा में शिद्दत पर मजबूर कर सकता है। हम आपके इस किए हुए तौहीनामेज़ रवैये की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और पूरी उम्मत मुस्लिमा ऐसे हुक्मरानों के चेहरों पर थूकना चाहती है जो हमारे रसूलुल्लाह की तौहीन के मुर्तकिब होती है। जिस तरह के तेवर दिखाई दे रहे हैं उससे साफ है कि अजरबैजान और आर्मेनिया से निकली चिंगारी अब सरहदों की बंदिशों से आजाद होकर पूरी दुनिया में फैलने लगी है। मैक्रों के बयानों के बाद इस्लामी मुल्क फ्रांसीसी सामान का बहिष्कार करने लगे हैं। जाहिर है मध्य एशिया में जो मजहबी अदावत आकार ले रही है वो दूर तलक जाएगी। दुनिया में इस वक्त जो हालात हैं उसके लिए 3 मुल्क जिम्मेदार हैं, तुर्की, चीन और पाकिस्तान। चीन की शह पर ही तुर्की रूस और अमेरिका जैसे दुश्मनों को आंख दिखाने की जुर्रत करता है। तुर्की ही वो देश है जिसकी वजह से नागोर्नो काराबाख में अमन कायम करने की तीसरी कोशिश भी नाकाम रही है। नागोर्नो काराबाख में 15 दिन में तीसरी सीज फायर की कोशिश नाकाम हुई और एक बार फिर बारूद बरसना शुरू हो गया। ट्रंप और पुतिन कोशिश कर चुके हैं। इन दोनों ताकतवर नेताओं की तमाम कोशिशें अमन कायम करने की आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नाकाम रही हैं। अब हद तो ये हो गई है कि अजरबैजान ये धमकी दे रहा है तुर्की से मिले F-16 फाइटर जेट से वो हमले कर देगा। इसकी वार्निंग अजरबैजान ने दे दी है। दिन से सुलगती काराबाख की जमीन पर सबसे भीषण प्रहार होने की आशंका प्रबल हो चुकी है। सवाल मुंह बाए खड़े हैं कि क्या तीसरी बार सीज़फायर टूटने के बाद अब F-16 फाइटर जेट से बारूद बरसाया जाएगा आर्मेनिया के आंगन में। आशंकाओं में लिपटे सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। असल में इसकी प्रस्तावना लिखने के बाद लास्ट वार्निंग दी है अजरबैजान के तानाशाह ने। काराबाख में कोहराम मचाने वाले उस अजरबैजान का जो तुर्की और पाकिस्तान के दम पर बेलगाम हो चुका है। 3-3 सीज़फायर टूटने के बाद अब और ज्यादा तबाही की भविष्यवाणी हो रही है, क्योंकि अब समझौते की हर गुंजाइश करीब करीब खत्म हो चुकी है। 10 अक्टूबर को पहली बार रूस ने युद्ध विराम करवाया जो 5 मिनट में टूट गया। 18 अक्टूबर को एक बार फिर रूस में दोनों देशों में अमन कायम करने की कोशिश की गई। 4 मिनट में बंदूकें फिर आग उगलने लगी। अजरबैजान के हमलों से कब्रिस्तान में तब्दील होते काराबाख की हालत देखकर ट्रंप का भी दिल पसीजा। जबरदस्त तबाही के बाद जब आर्मेनिया के विदेश मंत्री अमेरिका पहुंचे, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने दखल दिया। सुपर लीडर के समझाने पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने फिर से युद्ध विराम पर सहमति दिखाई। ट्रंप ने एक ट्वीट कर बताया, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव को बधाई। दोनों देश सीज़फायर के पालन के लिए सहमत हो गए हैं, जो आधी रात से प्रभाव में आ गया है। कई जीवन बच जाएंगे।
प्रेसिडेंट ट्रंप के इस ट्वीट के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों देशों ने दुनिया के सामने युद्ध विराम का ऐलान किया, लेकिन इस बार पहले के मुकाबले 2 मिनट ज्यादा देर के लिए 7 मिनट में फिर से दोनों देश एक दूसरे पर बारूद बरसाने लगे। बड़ी बात यह है कि आर्मेनियाई ठिकानों पर हमला करने के बाद भी अजरबैजान के राष्ट्रपति धमकी दे रहे हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने ट्वीट कर कहा कि अगर अजरबैजान के ठिकानों पर फिर से हमला किया गया तो F-16 का इस्तेमाल करेंगे। अब जरा समझिए कि बित्ते भर का मुल्क अगर आर्मेनियाई इलाकों में F-16 बम वर्षक विमानों से बारूद बरसाने की धमकी दे रहा है तो इसके पीछे तुर्की है। तुर्की ने अपने F-16 लड़ाकू विमान अजरबैजान भेज भी दिए हैं, जिसका कबूलनामा खुद अजरबैजान के राष्ट्रपति ने किया है। F-16'ları तुर्की के F-16 जेट यहाँ है। F-16 जेट यहाँ सैन्य अभ्यास के लिए आए थे। एक्सरसाइज के बाद और आर्मीनिया के हमलों के बाद से ये जेट यहीं पर हैं, लेकिन यह हवा में नहीं बल्कि जमीन पर है और उनमें से किसी का भी इस्तेमाल इस लड़ाई में नहीं किया गया। savaşta iştirak etmiyor. तुर्की को F-16 लड़ाकू विमान अमेरिका ने दिए हैं, इसीलिए अर्दोआन की दगाबाजी से ट्रंप की थ्योरियां भी चढ़ चुकी हैं। लेकिन अगर तुर्की F-16 लड़ाकू विमानों से आर्मेनिया पर हमला करता है तो रूस का खुलकर मैदान में कूदना तय है। जाहिर है 2 महाशक्तियों का मुकाबला दुनिया पर बड़ी त्रासदी ला सकता है। सवाल यह है कि क्या वाकई तुर्की इतना बड़ा फैसला कर सकता है। अर्दोआन साल 2012 से तुर्की के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले 2003 से 2014 तक वो प्रधानमंत्री रहे और इससे पहले 1994 से 98 तक इस्तांबुल के मेयर रहे अर्दोआन। अर्दोआन के अलावा अभी तक तुर्की में ज्यादातर लोग कमाल अतातुर्क की सेक्युलर सोच वाले लोग हैं, लेकिन 2003 यानी जब से अर्दोआन सत्ता में आए हैं तब से इस तरह की सेक्युलर सोच वाले लोगों की संख्या लगातार तुर्की में कम होती जा रही है। और इसमें एक सीरियल है जिसका बड़ा रोल है, अर्तुगरुल गाजी। ये सीरियल 2014 से दिखाया जा रहा है और अब तक इसके 5 सीजन दिखाए जा चुके हैं। इस सीजन को बनाने वाले मेहमत बोजदाग अर्दोआन की पार्टी में जुड़े हुए हैं और उनके लिए काम करते हैं। इस सीरियल में इस्लामिक कट्टरवाद को दिखाया गया है, जो अर्दोआन की सोच सियासत की जमीन तैयार करने में काम आ रहा है। लॉकडाउन के दौरान इस सीरियल को पाकिस्तान में भी दिखाया गया। हद तो यह है कि इमरान खान इस सीरियल की तारीफ के कसीदे पढ़ते नहीं थकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये इमरान खान की सोच में भी मददगार साबित होगा। और इसी वजह से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान, तुर्की और चीन मानवता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। परवादेश की में आज के लिए फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। Polos and teas. चांद के पार पहुंच गई है दुनिया। देखो कितनी बड़ी हो गई है हमारी गुड़िया। वाह डैडी जी। बेटा टाइम निकाल के आया करो। आज कार की सर्विसिंग करानी थी तो टाइम मिल गया।